करें। सो आज के इस क्लास से हम लोग अपना एडवांस स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, एडवांस स्टैटिस्टिक्स मतलब कि हमारे डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैटिस्टिक्स है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जितने भी आपको वीडियोस दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि डेटा एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इवन डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बट डेटा साइंस वालों के लिए और थोड़े से स्टैटिस्टिक्स बच जाते हैं जो हमें कवर करने हैं। ओके, एडवांस स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला है हमारा इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है बताइए, बता रखा है ऑलरेडी आप लोगों को। हम्म Probably use of sample data to feed into conclusions. प्रिडिक्ट द कंक्लूजन। Analysis of sample data. कंक्लूजन किस चीज का? Where we predict the population of data on the basis of sample data. प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन। सही है, मतलब थोड़ा थोड़ा गलत है इसमें। ड्रॉ कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल डेटा, ठीक है, लेकिन फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, ऐसा होगा यहाँ पे। ओके, डन, ऐसा नो। सब लोग नोटबुक निकाल लो। लिखना भी स्टार्ट रखना। चलिए लिखिए। पहला क्वेश्चन है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट अ पॉपुलेशन यूजिंग सैंपल डेटा। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखिए, इट इज़ अ स्टैटिस्टिक्स एन अप्रोच वेयर वी ड्रॉ conclusion about a population using sample data। बराबर। ओके, वाई इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज करेंगे? अगर आपसे पूछ लिया कि वाई वी नीड टू अप्लाई इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस और इन डेटा एनालिसिस, सो यहाँ पर बात आती है कि सर पहला रीजन कि हम क्यों, वाई अगर हम अपना क्लियर करना चाहें, वाई वी यूज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, देन हमारे पास में सबसे पहला आंसर होगा कि सर क्योंकि पॉपुलेशन डेटा सेट बहुत ज़्यादा लार्ज होता है हमारे पास में, एंड उस लार्ज डेटा सेट के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना इम्पॉसिबल टास्क है। सो उस चीज़ को पॉसिबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल्स के ऊपर एनालिसिस या प्रेडिक्शन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर पहला रीजन लिखिए, पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन डेटा इज यूजुअली, तो जो भी थ्योरेटिकल काम है वो पहले हम लोग निपटा देते हैं आज, एंड धीरे धीरे फिर ये सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। लार्ज, कॉस्टली बहुत ज़्यादा हो जाता है मैनेज करना, और एक तरीके से आप बोल लीजिए कि और इम्पॉसिबल टू कलेक्ट, इम्पॉसिबल टू कलेक्ट। ओके, सेकेंड रीजन क्या है? सेकेंड रीजन है कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें प्रोबेबिलिस्टिक कंक्लूजन ड्रॉ करने में हेल्प करता है। ठीक है, चांसेस के बेस पे हम बात करते हैं, हम लोग एक्यूरेट पे तो बात नहीं कर रहे ऑब्वियसली, लेकिन चांसेस के बेसिस पे बात कर पाते हैं। तो सेकेंड रीजन है कि वी कैन क्रिएट सैंपल। ठीक है, तो वी कैन यूज सैंपल, तो यहां पर आप लिख सकते हो वी यूज, यहां पर लगा देना वी यूज सैंपल टू मेक कंक्लूजन, टू मेक कंक्लूजन। तो सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम डेटा तो कलेक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैंपल डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे ही
कंक्लूजन देते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, मेडिकल लाइन में जो भी मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उसकी टेस्टिंग होती है। तो ड्रग्स अच्छा है या नहीं है, या उस ड्रग्स की साइड इफेक्ट क्या है, इस चीज को कैसे बताया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई ड्रग्स यूज करूंगा या किसी ने ड्रग्स को बनाया, ठीक है, और क्लेम किया कि इस ड्रग से कैंसर की इलाज हो सकती है फॉर एग्जांपल, तो सर ऐसे ही बोल देने से तो होगा नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ट्रायल वर्जन टेस्टिंग करानी पड़ेंगी, अलग अलग फेजेस होंगे टेस्टिंग के, जो भी नियम है गवर्नमेंट का, जो भी रूल्स है उसके हिसाब से, है ना। लेकिन सर ये जो ड्रग्स की, अगर मैं आज के डेट में बात करूं सर, कोई भी मेडिसिन बॉडी टू बॉडी अलग बिहेवियर शो करती हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि यार मुझे अगर कोई फीवर हुआ तो मुझे मान लो कि कोई एक दवा है XYZ, वो बहुत ज़्यादा असरदार है और तुरंत मुझे ठीक कर देता है बुखार से। फिर किसी को बोलते सुनोगे नहीं नहीं, मुझे बुखार के लिए ये वाली दवा चाहिए जो तुरंत ठीक कर देती है। यानी कि ऑब्वियस है कि बॉडी को सूट करने वाली दवा हमेशा अलग अलग रहती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कोई भी ड्रग्स जो क्लेम करता है कि यार इसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो क्या है, बच्चों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, किस एज ग्रुप में हम इस ड्रग्स को यूज कर सकते हैं, इस तरह की जो टेस्टिंग है वो टेस्टिंग परफॉर्म कैसे होंगी। हमारे पास में तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन डेटा सेट्स है ना। हमारे देश में आई थिंक 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है। तो अप्रोक्स अगर हम लोग बात करें तो सब पे तो ड्रग्स को टेस्ट नहीं किया जा सकता, विच इज इम्पॉसिबल टास्क। ओके, तो हम लोग यहां पर पहले भी मेंशन कर चुके हैं, व्हाई वी यूज इन्फरेंशियल, बिकॉज पॉपुलेशन डेटा इज यूजुअली टू लार्ज एंड कॉस्टली और इम्पॉसिबल टू कलेक्ट। तो अगर मैं ड्रग्स को हर इंसान के बॉडी के ऊपर ट्राई करने के बाद ड्रग्स को मार्केट में लाऊंगा तो शायद इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए। तो अगर मुझे बताना है गवर्नमेंट को कि इस ड्रग्स के ऊपर क्या मेजर साइड इफेक्ट्स है बच्चों के ऊपर या बूढ़ों के ऊपर या फिर नॉर्मल एज वाले जो इंसान है उनके ऊपर, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सैंपल के ऊपर टेस्ट करेंगे। हम लोग सैंपल कलेक्ट करेंगे, मतलब हम लोगों ने मान लो एक टीम बना दी 50 लोगों की, बच्चों की, 50 लोगों की नॉर्मल एज की और 50 लोगों की बूढ़ों की, यानी कि 150 लोग जो कि आसानी से मिल सकते हैं, एक जगह पर आपको मिल सकते हैं, राइट। और उनको मैंने ये ड्रग्स दिया और उनके जो साइड इफेक्ट्स आए वो हमने नोट डाउन किया, ऑब्जर्व किया, और उसके बेसिस पे हम क्लेम कर रहे हैं कि जैसे एग्जांपल में ये जो ड्रग्स D1 है, इसको मैंने टोटल 150 पर्सन के ऊपर ट्राई किया और मुझे कॉमन जो इसके साइड इफेक्ट देखने के लिए मिले सारे एज ग्रुप में मिलाकर, हो सकता है कि यहां पर देखने के लिए मिले कि हल्का कोल्ड एंड कफ हुआ इस दवा को यूज करने पर, ठीक है, या फिर मान लो कि हेडेक रहा थोड़ा सा, ठीक है, सर दर्द रहा, या फिर थोड़ा सा मसल्स पेन रहा, काइंड ऑफ कुछ भी, मसल पेन तो हालांकि जिम से होता है, ऐसा नहीं होता, तो मसल्स पेन रहा या बॉडी पेन बोल लो इसको, बॉडी पेन, ठीक है, थोड़ा बॉडी पेन हुआ इस दवा को। तो ये 3 कॉमन साइड इफेक्ट हमने इनके ऊपर देखा। अब मैं पूरे इंटायर पॉपुलेशन के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि नहीं, अगर कोई भी बंदा देश में जिनके ऊपर ट्रायल नहीं हुआ है, ठीक है, अगर वो भी इस दवा को लेगा तो उनमें चांसेस है कि ये वाले जो साइड इफेक्ट है ये देखे जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज क्लेम कर पाना कि भाई इंटायर पॉपुलेशन के लिए कि क्या साइड इफेक्ट इस बंदे को होगा अगर ये ड्रग्स खाएगा, ड्रग्स मतलब ये दवा, ठीक है, मेडिसिन। तो मेडिसिन लेने पर इसको ये 3 चीजें जो है वो हो सकती हैं, ऐसा हमने प्रेडिक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ 150 सैंपल्स जो हमने ट्राई किया था। देन इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। डन है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। तो यहां पर एक हेडिंग लिखी है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, जिसमें पॉपुलेशन का मतलब है एंटायर ग्रुप और सैंपल का मतलब है उसी ग्रुप का एक सबसेट, तो सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। अब जैसे कि मान लो कि हमें एक फॉर एग्जांपल एक हमें नॉर्मली प्रेडिक्शन करना है, लेकिन
हमें उन लोगों के ऊपर करना है जो लोग समंदर के किनारे रहते हैं, ठीक है। अब इंडिया के अंदर स्पेशली, ठीक है। तो अगर मैं समंदर के किनारे इंडिया का देखूं तो सर बहुत बड़ा एक एरिया है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो गुजरात से लेके और ईस्ट साइड में चला जाऊं तो कोलकाता तक हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सब के सब समंदर के किनारे हैं। और हमने कुछ ऐसा सोचा कि यार समंदर के किनारे एक क्लाइमेट में रहने पर वो बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, ये हमने प्रिडिक्ट करने की कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी कलर टैन रखा, ठीक है। तो हमने ये प्रिडिक्ट कर दिया कि सैंपल लिया कुछ कुछ जगह से उठाए और ये हमने प्रिडिक्ट कर दिया टैन। लेकिन क्या ये जरूरी है कि भाई बाहर के देशों में भी समंदर के किनारे रहने वाले टैन हों? सर ऐसा कहीं, मतलब ये तो आप इंडिया के बेसिस के सैंपल लिया। अच्छा, इंडिया के लिए आपको प्रेडिक्ट करना था तो आपने इंडिया का ही सैंपल लिया, ना कि आपने यूएसए का उठा लिया, ना कि आपने रशिया का उठाया, ना यूरोप का उठाया। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सैंपल हमेशा क्या रहेगा, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। जिस चीज के बारे में बताना है उस जगह पर जो पॉपुलेशन डेटा की बात हो रही है उस डेटा का सैंपल होना चाहिए, ना कि कहीं और का। अब मुझे प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा बॉडी कलर रहने वाला है समंदर किनारे रहने वाले लोगों का, तो मैं अमेरिका में जाकर तो नहीं करूंगा। इंडिया का अगर करना है प्रेडिक्ट तो इंडिया के ही लोगों के सैंपल्स लेने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। अमेरिका के लोगों को सैंपल्स लेंगे तो हो सकता है चांसेस कि हमारा जो आंसर है वो गलत है, हमारा जो क्लेम है वो गलत है। यस और नो? क्लियर? डन? तो सैंपल इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन डेटा सेट या पॉपुलेशन। ना एक चीज और आती है, एक आता है हमारे पास में, टर्म्स की बात कर रहा हूं, लिखिएगा पैरामीटर। पैरामीटर ये बहुत सुनने के लिए मिलेगा, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो पैरामीटर और ये जो हमारे पास में स्टैटिस्टिक्स हैं ये क्या है कैसे हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। तो पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन वैल्यू। क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन वैल्यू। जिसको आप देखोगे कि कुछ इस तरीके के वैल्यूज का यूज किया जाता है पॉपुलेशन के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो अगर आप कहीं म्यू देखते हो या सिग्मा देखते हो, सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है और म्यू का मतलब एवरेज है, मीन है। लेकिन ये पॉपुलेशन मीन है, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन जब हम सैंपल की बात करते हैं, जो कि स्टैटिस्टिक्स टर्म में हम लोग सैंपल लिखेंगे, सैंपल वैल्यू, तो सैंपल वैल्यू कभी भी रिप्रेजेंट होगी। जैसे मान लो कि आप यूज कर रहे हो फॉर एग्जांपल सैंपल मीन, तो सैंपल मीन डिनोट होता है एक्स बार से, एक बार लगा हुआ होगा सैंपल डिनोट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि सैंपल साइज या सैंपल तो एस लिखा होगा स्मॉल में, ठीक है। तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेशन है ये क्या है, आपके सैंपल्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। चलो डन। एक एग्जांपल लिख लेते हैं सर पॉपुलेशन सैंपल का। तो यहां पर एक एग्जांपल नोट डाउन करके लिख लेना, जिसमें लिखना ऑल कस्टमर्स ऑफ Amazon इंडिया। तो ये हो गया सर पॉपुलेशन डेटा। ये क्या हो गया? पॉपुलेशन डेटा। डन। इसके बाद यहां पर अगर लिखा हो कि 1000 सेलेक्टेड कस्टमर्स, अगर मैंने उस पूरे में से 1000 सेलेक्टेड कस्टमर्स को यूज किया है तो हम लोग इसको बोलेंगे सैंपल, कि हमने उसी में से 1000 लोगों को सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद आप इसमें सैंपल मीन निकालेंगे। सैंपल मीन यानी कि एवरेज, इस सैंपल का जो एवरेज वैल्यू आप निकालोगे तो सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स बार का यूज करेंगे। और it is used, sample mean is used to estimate population mean, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। डन। अब इसमें होता क्या है कि हम जब सैंपल बना रहे हैं 1000 लोगों का और हमने उसके अंदर एक एवरेज निकाला 1000 लोगों का, यानी कि सैंपल का जब एवरेज निकाला, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस एवरेज को, सैंपल वाले एवरेज को यूज करते हैं एक
इंटायर पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट देने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे टोटल अमेजन के ऊपर लाख कस्टमर रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर, और हमने उनमें से 10,000 कस्टमर्स का एक सैंपल लिया या 1,000 लोगों का सैंपल लिया और उनसे पूछा कि अमेजन को रेट करो 1 to 5 सैंपल से। तो 1,000 लोगों ने जो रेटिंग दी है उसमें मैंने एवरेज रेटिंग निकाली जो सैंपल की रेटिंग होगी, दैट इज कॉल्ड एक्स बार। ठीक है, और हम ऐसा बोल देंगे कि पूरे इंटायर 1,00,000 कस्टमर की भी मत वही है। मतलब जैसे कि 1,000 लोगों ने एक रेटिंग दिया अमेजन के ऊपर, तो एवरेज रेटिंग आया 4.2। तो मैं ऐसा क्लेम करूंगा कि दिस इज नथिंग बट दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट फॉर ऑल कस्टमर्स। ठीक है, तो जो भी मेरा सैंपल मीन होगा, सैंपल एवरेज होगा, हम उसी का यूज कर रहे हैं हम पूरे कस्टमर्स के एवरेज निकालने के लिए। हमने इंटायर कस्टमर्स के नहीं पूछा कि आप फीडबैक दो मुझे, क्योंकि मुश्किल है बहुत कलेक्ट करना डेटा। हमने सिर्फ चंद लोगों से पूछा और उनकी जो एवरेज है उसी को हमने मान लिया कि इंटायर कस्टमर्स का भी फीडबैक 4.2 ही है। ठीक है, लेकिन जब हम इस चीज को एस्टिमेट कर रहे होंगे कि भाई इंटायर अमेजन के कस्टमर्स की रेटिंग 4.2 ही है, तो उस समय पर हम एक एरर मार्जिन लेकर चलते हैं। एरर लेकर चलेंगे कि भाई एरर के चांसेस 5%, यानी कि 95% हम गारंटेड हैं और 5% हम एरर का चांस लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज अब एरर वगैरह जो चीजें वो आगे हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बट ये अभी फिलहाल के लिए ठीक है। यहां तक क्लियर, लिख लिए, डन ऑनलाइन स्टूडेंट। ओके, इसके बाद आइए सैम्पलिंग टेक्निक्स के ऊपर। लिखिए सैम्पलिंग टेक्निक्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप सैंपल्स यानी कि डेटा को कलेक्ट कर रहे होंगे पूरे इंटायर पॉपुलेशन के बारे में कुछ कमिटमेंट करने से पहले, ठीक है, या जजमेंट देने से पहले, क्लेम करने से पहले, तो आपकी जो सैंपलिंग टेक्निक्स है उस सिचुएशन के हिसाब से होनी चाहिए। अब जैसे कि मुझे मान लो कि प्रिडिक्शन करना है कि जो भी समुद्री एरिया के पास आसपास रहते हैं उनका बॉडी कलर क्या है। ठीक है, तो मैं एक चीज की सावधानी रखूंगा कि ये जो सैंपल मैं क्रिएट करूं, ये जो लोगों से हम पूछें कि आपकी लाइक बॉडी कलर क्या है, या फिर हम जाकर सर्वे करें, ठीक है, कलेक्ट करें डेटा, तो वहां पर एक चीज की सावधानी होगी कि हमारा सैंपल बनाने का तरीका ऐसा हो जिससे हम ये चीज इंटायर कोस्टल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए भी बोल सकें और सच हो। ठीक है, जैसे आज के डेट में बोल दिया जाता है कि इंडिया के अंदर जो मेन है उनकी एवरेज हाइट 5.10 देखी गई है और वुमेन जो है उनकी एवरेज हाइट 5.6 देखी गई। ठीक है, तो ये जो क्लेम कर दिया गया, हमसे तो नहीं पूछा गया किसी ने कि भाई कितना हाइट है आपका, ना आपसे पूछा गया आप लोगों से, तो ये क्लेम हुआ कैसे? वेबसाइट पे दिखती हैं व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ इंडियंस। क्या आपसे आपकी सैलरी पूछी गई कभी? नहीं। तो ये जो क्लेम कर रहे हैं पूरे इंडिया के बारे में, क्या 150 लोग, 150 करोड़ लोग, ठीक है, इनसे तो पूछा नहीं गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग एक स्पेशल पैटर्न में सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर ये एवरेज निकाल रहे हैं और ये ऐसा मान रहे हैं कि वही एवरेज सैलरी सबके लिए। ठीक है, अब वो स्पेशल पैटर्न में किस टाइप के पैटर्न है, लाइक अंबानियों को भी इंक्लूड किया गया है, क्या अमीरों को भी, क्या मिडिल क्लास को भी इंक्लूड किया गया है, क्या, मतलब हर चीजों में हमें सोचना पड़ेगा, फैक्टर्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो सैंपलिंग जब हम कुछ लोगों से ही पूछ रहे हैं तो उसकी भी एक टेक्निक्स है ना, डेटा कलेक्ट करने की, जिसमें सबसे पहला है हमारा रैंडम सैंपलिंग, यानी कि कैसा तरीका जहां पर हम बायस्ड नहीं होते हैं। एक भीड़ में गए और हमने रैंडमली किसी को उठाया और पूछ लिया, कहीं बायस्ड नहीं हुए, है ना। तो हमेशा एक रैंडम टेक्निक्स काम आता है, बहुत जगह पे काम आता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो रैंडम इज वन ऑफ द अनबायस्ड सैम्पलिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो ये क्या है, अनबायस्ड है, मतलब यहां पर हम कोई बायस्ड नहीं है, हम रैंडमली किसी के भी पूछ सकते हैं। जैसे
अगर मुझे एवरेज पैकेज निकालना है तो हम रैंडमली जब पूछेंगे किसी से तो वहां पर चांसेस है कि सर बहुत हद तक मिक्स टाइप के लोग के हमारे आंसर्स आए। ठीक है। और अगर हम इस एक सोसाइटी में जाकर और वहीं पर जाकर हम पूछ लें तो बहुत हद तक चांसेस है, क्योंकि उस सोसाइटी में रह रहे हैं तो उनकी पैकेज हाई रहेगी और एवरेज पैकेज भी हाई आएगा, है ना। तो हमारा चांस, हमारा ये मोटिव होना चाहिए कि हम एक अनबायस्ड डेटा कलेक्ट करें ऐसे सिनेरियोज में, ताकि जब हम पॉपुलेशन के बारे में जजमेंट दें वो क्लेम हमारा ट्रू निकले। ओके, डन। तो चलिए सेकंड सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। यहां लिखिए सैंपलिंग और इसके लिंक इसके ब्रैकेट में लगाकर, नीचे में नहीं यहीं पे लिखिए, लिखिए पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, और या फिर आप लिखिए ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, स्ट्रैटा। क्या बोलते हैं, स्ट्रैटा। ओके। सो बात आती है कि जब हमारा पॉपुलेशन डेटा जिसके ऊपर हम क्लेम करने जा रहे हैं वही अगर दो ग्रुप में डिवाइड है तो ऐसे सिनेरियोज में हम लोग स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग लेंगे, मतलब दोनों ग्रुप से कुछ ना कुछ यूजर्स हम लोग पिक करेंगे, सैंपल्स पिक करेंगे। ठीक है। जैसे कि अब मैं ये बोलूं कि इंडिया के अंदर डायबिटीज ज्यादा मेल को होता है या फीमेल को होता है, अब इस चीज को मुझे क्लेम करना है। डन। इंडिया में आई थिंक डायबिटीज पेशेंट लाखों में होंगे, जिसको पूछना, हर घर से जाकर पूछना तो इम्पॉसिबल टास्क है। अब इस चीज को अगर क्लेम करना है, और आजकल तो इंस्टाग्राम पे तो कुछ भी बोल देते हैं ये लोग आके, बट ठीक है, हम लोग एज ए डेटा साइंटिस्ट की बात करें तो अगर इस चीज को क्लेम करना है तो मुझे दोनों ग्रुप से कुछ ना कुछ सैंपल्स उठाने पड़ेंगे, है ना। और मेक श्योर कि दोनों सैंपल्स हमारे बराबर हों, कहीं बायस्ड ना हो, लेकिन हमें दोनों ग्रुप से उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मेंस के सैंपल ज्यादा ले लिए और फीमेल्स के सैंपल्स कम ले लिए और हमने बता दिया कि भाई ये तो हमारा डायबिटीज रेशियो, नहीं, वैसे नहीं हो, है ना। हमें दोनों में बराबर सैंपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, मेल्स के भी और फीमेल्स के भी, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप वाइज सैंपलिंग, दैट इज स्ट्रैटा सैंपलिंग। ठीक है। इसके बाद जैसे कि जेंडर वाइज, जेंडर यहां पे एग्जांपल में लिख सकते हो, जेंडर वाइज डायबिटीज प्रेडिक्शन, और एग्जांपल जेंडर वाइज सैलरी एनालिसिस। और बताओ क्या कर सकते हैं और भी एनालिसिस। हम्म। और किस टाइप के एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स मतलब गर्ल्स कितने ज़्यादा पढ़ते हैं और बॉयज कितने, इसलिए डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। नहीं, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस पॉपुलैरिटी अगर आप देखने जाओगे तो उसके लिए आपको ग्रुप की जरूरत नहीं है। ठीक है। मतलब यहाँ पे ग्रुप का क्या काम, जैसे जेंडर है तो ग्रुप का काम है। जैसे आ, मैं बोलूँ कि यार लाइट एंड डार्क कलर की बात करूं, मैं अगर हाउसेस के कलर की बात करूं अपने एक एरिया में, तो लाइट कलर और डार्क कलर का रेशियो क्या है या उसकी एनालिसिस करना है कि भाई लाइट और डार्क कितने लोग यूज करते हैं। डन। तो उस टाइप के हो गए, तो उस टाइप के एनालिसिस हमारे ग्रुप वाइज होंगे। क्लस्टर सैम्पलिंग इसके बाद, अब ये दो ग्रुप में बटे हुए हमने बोल दिया कि ये हो गए हमारे स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है। हमने दोनों ग्रुप के हिसाब से सैंपल्स बनाए। एक होता है क्लस्टर, उसको भी कहीं ना कहीं हद तक ग्रुप बोल दिया जाता है बट ग्रुप है नहीं। क्लस्टर मतलब
एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल ग्रुप्स, ऐसा समझो आप। ठीक है, तो क्लस्टर डायरेक्ट आप ग्रुप से मत जोड़ देना। ठीक है, तो एक क्लस्टर का मतलब मल्टीपल ग्रुप्स एक क्लस्टर में आएंगे, यानी कि ग्रुप का भी ग्रुप। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं और उसका एक ग्रुप बना है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर्स बोलते हैं। तो वैसे केसेस में आप ये क्लस्टर सैंपलिंग करेंगे, तो एक क्लस्टर से आप डेटा उठाएंगे, इसका मतलब ऑब्वियसली हो गया इनडायरेक्टली कि भाई ग्रुप्स होंगे बहुत सारे उसमें, हर ग्रुप्स में से आपको निकालने पड़ेंगे एक क्लस्टर से, ऐसे दूसरे क्लस्टर से, ऐसे तीसरे क्लस्टर से, है ना। तो क्लस्टर सैंपलिंग हमारा हो जाता है जब हम लोग ये यूज करते हैं बेसिकली। एक तरीके से बोल सकते हैं कि जब हमारे पॉपुलेशंस क्लस्टर्स में डिवाइडेड हो तब हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कब यूज करने वाले, पॉपुलेशंस डिवाइडेड इनटू क्लस्टर, डिवाइडेड इनटू क्लस्टर। डन है, ओके। इसके बाद हम लोग जैसे कि और क्या है हमारा, तीन रैंडम हो गया और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग, इसमें लिखेगा रूल बेस्ड सैंपल। तो आपने क्या किया, आपने एक रूल सेट कर दिया और उसके हिसाब से आप सैंपल्स क्रिएट कर रहे हैं। अब जैसे कि आपने रूल सेट कर दिया कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कुछ भी ऐसा कि हम एक सैंपल क्रिएट करेंगे लेकिन हम हर चौथे बंदे को प्रायोरिटी देंगे। तो जो भी आपसे चौथा बंदा मिल रहा है उससे आप पूछ रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उसके ऊपर आप एनालिसिस कर रहे हो। और आप ऐसा मान ले रहे हो कि जो आपने बाकी बच्चे छोड़ दिए हैं, जो बाकी बंदे छोड़ दिए जिनसे नहीं लिया आपने सर्वे, तो उनका भी वही राय होगा जो बाकी का राय है एवरेज। जैसे आप बोल रहे थे डेटा एनालिसिस वर्सेस डेटा साइंस पॉपुलैरिटी, तो उसके लिए मैं कोशिश करता कि कॉलेजेस के एरिया में जाकर हर कॉलेजेस के एरिया में एक सिस्टमैटिक सैम्पलिंग चला देते, जिसमें हर चौथे बंदे से जो भी गेट से निकल रहा होगा उससे पूछ लिया जाएगा डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस। ओके, तो ऐसे में हमें क्या पता चल जाने वाला है, ऐसे में हमें जो भी लाइक सिस्टमेटिक वैसे में सैंपल आएंगे एंड उसके एनालिसिस करके हम लोग इंटायर पॉपुलेशन के बारे में, यानी कि इंटायर कॉलेज स्टूडेंट के बारे में जजमेंट दे सकते हैं। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट टर्म जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। हालांकि आप लोगों को ये चीज़ पिछले बार पढ़ाया था, बट ठीक है इस बार फिर वापस से सेंट्रल, या नहीं पढ़ाया था, पढ़ाने वाला था, सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं पढ़ाया था। लिखिए CLT, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। यहां पर आप लिखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसलिए मैं नोट डाउन ऐसा मार्क कर रहा हूं रेड से। फॉर इट इज यूज्ड ओनली फॉर sufficient large sample साइज। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम उसी के ऊपर अप्लाई होगा जिसकी सैंपल साइज n, यानी कि सैंपल साइज की बात हो रही है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 हो गए। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करने के लिए मेक श्योर कि आपके पास में लार्ज सैंपल साइज क्या, एटलीस्ट मिनिमम तो भी 30 और उसके ऊपर होने चाहिए। ठीक है मतलब अगर आपको कोई चीज प्रिडिक्ट करनी है तो आपका सैंपल, आप सैम्पलिंग टेक्निक जो भी यूज करो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका सैंपल का जो साइज होना चाहिए, टोटल कितने रिकॉर्ड्स होने चाहिए, 30 से ज्यादा या 30, ठीक है, मिनिमम। एंड द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन, लिखिएगा द सैंपल distribution of the sample mean approach a normal distribution। ठीक है, तो मतलब कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये बताता है कि हमारे पास में सैंपल की साइज एटलीस्ट कितनी होनी चाहिए,
30 या 30 से ऊपर होनी चाहिए सैंपल साइज। और जो भी सैंपल हमने बनाए हैं, 10 15 20 सैंपल्स लिए हैं, सॉरी 30 सैंपल या 30 से ज़्यादा सैंपल्स लिए हैं, हर सैंपल्स की जो एवरेज होगी, ठीक है, जो भी हमने सैंपल लिया उसके जो एवरेज होगा, उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आना चाहिए। ये कहने का मतलब है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये समझाता है कि लेट्स सपोज आप किसी सिनेरियो के लिए आपने 10 टोटल आपने लगभग 40 सैंपल क्रिएट किए। हर सैंपल में कुछ वैल्यूज है, 10 15 20 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हर सैंपल की एक एवरेज आएगी, सॉरी सैंपल मीन आएगा। तो सैंपल मीन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स बार से। तो x1 बार से लेकर आपने x40 बार तक निकाला। जब आप इस मीन का जो भी मीन निकला है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाओगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? बेल कर्व। कैसा दिखना चाहिए? बेल कर्व, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? शो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो होना चाहिए। डन है? क्लियर? यस नो? और जब आपका ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि ज्यादातर जो वैल्यूज हैं वो आपको इसके बीच में मिलने चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू इसके बीच में, और एक और है यहाँ पर 99.5% वैल्यूज इसके बीच में। ठीक है, डन? क्लियर? तो ये एक रूल होता है जो कि हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कौन सा रूल है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जेड स्कोर नहीं है, परसेंटेज बताओ। 60, 68%, ये हो गया हमारा 95%, और ये हो गया हमारा 7.5 या 99.5। ये पढ़ रहे हो आप लोग? पढ़ के आना। ठीक है, डन। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम समझ में आ गया कि क्या बोलता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम? कि भाई आपकी एटलीस्ट कम से कम 30 सैंपल साइज होनी चाहिए। हर सैंपल साइज का जो एवरेज निकलेगा, ठीक है, उसका मतलब सैंपल मीन जो निकलेगा, उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेक किया जाए तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो मेक श्योर कि आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाएं, एंड देन आप एनालिसिस परफॉर्म करें। डन? ओके। तो अब यहां पे बात आती है कि सर अगर मान लो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकंड ना, यहाँ पे मैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वापस से बनाता हूँ। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या बोलता है कि भाई जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाओगे, ठीक है, तो हम आपको एक कॉन्फिडेंस इंटरवल देंगे। ठीक है, दोनों साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव कॉन्फिडेंस इंटरवल, और ये हो गया नेगेटिव कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे या कुछ क्लेम देखोगे तो आपको वहां पर एक कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल 5%, तो 2.5% इधर और 2.5% इधर। ठीक है, ऐसा समझ लो, है ना? दोनों साइड बट गए, डिवाइड बाय 2, क्योंकि इक्विवेलेंट है इसलिए दोनों साइड में। मतलब कि अगर वो वैल्यू, जो भी वैल्यूज वो क्लेम कर रहा है, वो इस रेंज के बाहर निकल रहा है, इस रेंज के बाहर, ठीक है, उस वैल्यू का स्टैंडर्ड डेविएशन इस रेंज से बाहर निकल रहा है, देन वो रिजेक्ट है, अदरवाइज वो एक्सेप्ट है। जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो बात आती है कि सर जब हम क्लेम करते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में भी एक डिफिनेशन है, लिखो। हालांकि वही है, मीनिंग वही है, बता दिया आप लोग, डिफिनेशन लिख लो, पूछ लिया गया तो बता देना। कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कल का पढ़ा हुआ आज याद नहीं है तो पता नहीं कैसे बताओगे आप लोग। तो यहाँ लिखिए अ रेंज ऑफ वैल्यूज, लिखिए पूरा, विद इन विच द ट्रू पॉपुलेशन parameters lies with a certain confidence interval, with a certain confidence level, confidence
लेवल। फॉर्मूला क्या है? अ, जो चीज हमें पता है, देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए सैंपल का मीन हमें पता होता है, ठीक है, प्लस माइनस। इसके बाद में आप देखोगे कि हम लोग जेड जो है, दैट इज कॉन्फिडेंस वैल्यू, ठीक है, वो रहेंगे हमारे पास में। जेड स्कोर जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेड स्कोर। तो हम लोग वो भी निकालना जानते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का और सैंपल साइज का अंडर रूट। तो जो भी सैंपल है, 40 है, 50 है, 60 है, उसका अंडर रूट। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल यहां पर कराता हूं आपसे। लेट्स सपोज आपको दिया हुआ है सैंपल मीन दिया गया है 50। इसके बाद आपको दिया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, ये लिखा हुआ है मतलब पॉपुलेशन। अगर इस पे बार होता तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये लिखा है यानी कि एक पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और जो सैंपल साइज है वो है 100, ठीक है, यानी कि 100 सैंपल साइज, उसका मीन 50 आ रहा है। और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो दिया गया 95% का, ठीक है। तो 95% पे कॉन्फिडेंस लेवल जेड की वैल्यू दी गई है 1.96, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। अब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप निकालोगे तो देखो, एक प्लस माइनस लिखने का मतलब एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, ठीक है। तो पहली बार हम प्लस वाला निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 50 प्लस माइनस दोनों है, ठीक है। पहले प्लस वाला बाद में पहले निकालेंगे और फिर माइनस वाला निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जेड की वैल्यू 1.96 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है भाई? 10 डिवाइड बाई 100। 100 का स्क्वायर रूट का 10, 10, 10 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1। तो 1.96, तो 50 प्लस, तो यहां पर आंसर क्या है? 50 प्लस माइनस 1.96। तो 50 में 1.96 जोड़ोगे तो आएगा 51.96 और 50 में 1.96 माइनस करोगे तो आएगा 48.04। तो ये हमारा हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि इसके बाहर की वैल्यू सब रिजेक्टेड, इसके अंदर की वैल्यू सब एक्सेप्टेड, ठीक है। डन? यस और नो? डन है? सो एक चीज याद रखिएगा कि हम लोग इंटरप्रिटेशन कैसे देंगे इसके ऊपर। तो यहां पर ये लिखिए, वी आर 95% confident that the mean of population data lies between 48.04 एंड 51.96। ये लिखकर बताएंगे, ये लिखकर कंक्लूड करेंगे, ओके। कुछ लोग बोल देते हैं कि 95% प्रोबेबिलिटी, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, कॉन्फिडेंट यूज करिएगा। प्रोबेबिलिटी इज अनदर थिंग, कॉन्फिडेंट इज अनदर थिंग। ये प्रोबेबिलिटी की बात ही नहीं हो रही। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज ना करके आप लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे? कॉन्फिडेंट, ठीक है। डन? तो डू नॉट यूज प्रोबेबिलिटी, यहां पर मेंशन कर लेना। डन है? नाउ द सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे सिनेरियोज है पूरे स्टैटिस्टिक्स में, जो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। बताइए जरा क्या है? व्हाट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग? Predict the sample data to find the overall population conclusion. We have test those data. This hypothesis. मतलब मतलब जो हम prediction कर रहे हैं वो correct है या नहीं वो test करने के लिए hypothesis. हाँ, ठीक है। तो जब आप इंग्लिश में बोल रहे हो तो कुछ अलग ही बोल रहे हो, वो चीज़ थोड़ा संभालो। तो जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, वो चीज़ करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। तो यहाँ लिखिए डेफिनेशन, और स्टैटिस्टिकल मेथड टू, या फिर यहाँ पे टू की जगह लिख दो मेथड यूज्ड टू टेस्ट एन assumption
एजम्पशन, ठीक है, एजम्पशन ही करते हैं ना हम लोग। तो अबाउट पॉपुलेशन, अबाउट पॉपुलेशन, डन, क्लियर। अब कुछ चीजें हैं जो हम हाइपोथेसिस कंपोनेंट्स की तरह बोलते हैं उसको। तो नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, व्हाट इज नल हाइपोथेसिस, कैसा दिखता है? तो सर एच नॉट इज नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का सिंपल मीनिंग है नो चेंजेस, नो चेंज। तो जो हम क्लेम कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या करता है? टेस्ट करता है कि वो एजम्पशन सही है या गलत है, ठीक है। तो अगर वो जो हम एजम्पशन कर चुके हैं ऑलरेडी पॉपुलेशन के बारे में, और अगर सही है, दैट मींस कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, यानी कि नो चेंजेस रिक्वायर्ड। ओके, जो स्टेटमेंट है उसमें कोई भी चेंजेस के रिक्वायर्ड नहीं है, दैट मींस नल हाइपोथेसिस का मतलब इनडायरेक्टली क्या है? नो चेंजेस। ओके, नो इफेक्ट, किसी सिनेरियोज में आप इसको इफेक्ट बोलोगे या फिर चेंजेस या फिर डिफरेंस बिटवीन सैंपल्स एंड पॉपुलेशन, तो नो डिफरेंस। तो ये सिनेरियोज पे डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से क्या यूज करोगे, बट इसका मतलब है नो चेंजेस रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद आता है अल्टरनेट, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। इसके अंदर आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं H1 से, ओके। और इस हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस का मतलब होता है चेंजेस एग्जिस्ट, चेंज एग्जिस्ट। क्या हमें उस स्टेटमेंट को चेंज करने के रिक्वायर्ड है? हाँ, चेंज करने के रिक्वायर्ड है, ठीक है। इफेक्ट एग्जिस्ट, द डिफरेंस एग्जिस्ट, डिपेंड्स कि आप सिचुएशन और सिनेरियोस क्या यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, चेंजेस एग्जिस्ट है। तो अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म किया और आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर रिजल्ट आता है कि जो आपने क्लेम किया है, अजम्पशंस किया है, उसमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब जो आप बोल रहे थे कि कोई चेंजेस के रिक्वायर्ड नहीं है इस स्टेटमेंट में, उस स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि अल्टरनेटली हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि चेंजेस रिक्वायर्ड है, जो हम क्लेम कर रहे हैं वो फॉल्स क्लेम है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड नल हाइपोथेसिस के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग सिग्निफिकेंस लेवल। एक वर्ड यूज होगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर, लिखिए सिग्निफिकेंस लेवल। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए, और मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको अल्फा यूज करते हैं इसको, अल्फा, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, सिग्निफिकेंस लेवल। तो डिफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज कवर करा दे रहा हूं, बाकी तो हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे एग्जांपल। सो अल्फा का मतलब क्या होता है? एक्चुअली सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब है रिक्स, रिक्स कितना है। तो अगर अल्फा की वैल्यू आप देखते हो 0.05, दैट मीन्स कि 5% रिक्स है, दैट मीन्स ही 5% रिक्स है। अगर आप अल्फा की वैल्यू 0.01 लिखते हो, इसका मतलब है 1% रिक्स, ठीक है। ओके, डन, क्लियर। सो सिग्निफिकेंस लेवल मतलब मैं बताता हूं क्या है एग्जैक्ट, मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जब आप सैंपल्स क्रिएट कर रहे होते हैं और आप अपने सॉरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ प्रेडिक्शन या एजम्पशंस कर रहे होते हैं, तो आप अपने लिए एक लेवल सेट करते हैं कि भाई मेरा यहां पर कितने परसेंट का रिस्क है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे 100 डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि सॉरी ऑब्वियसली मैं बता दूं आपको कि आप लोग ये जो सीख रहे हो वो किसके लिए सीख रहे हो? डिसीजंस मेकिंग के लिए, स्टैटिस्टिक्स। तो जो आप डिसीजंस लेने हैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो 100 डिसीजन में से अगर आपकी सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है, इसका मतलब 5 डिसीजन आपके गलत होंगे। ये आप ऐसा मान के चल रहे हो और एक्सेप्ट करके चल रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट आपने सिग्निफिकेंस लेवल बता दिया सामने वाले को कि इस सिनेरियो का सिग्निफिकेंस लेवल इतना है, ठीक है, यानी कि रिस्क फैक्टर 5% है,
तो सामने वाला अगर उस पैटर्न को यूज कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, तो वो जानता है कि हम 100 डिसीजन में से मेरा 5 डिसीजन गलत होने वाला है ना? क्लियर, सिंपल। तो 100 डिसीजन में से 5 डिसीजन जो है वो हमारा रॉन्ग होने वाला है, इसका ये मीनिंग, अगर 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल है। डन है? क्लियर? यस और नो? इसके बाद हम लोग टेस्ट एंड पी वैल्यूज वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। कुछ टर्म्स है, तो टेस्ट एंड पी वैल्यू, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने 3 चीजें पढ़ी, 3-4 चीजें। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, ठीक है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है, किस तरीके से काम करता है, सैंपलिंग टेक्निक्स क्या है, ये सारी चीजें की डेफिनेशन के साथ में मैंने कवर करा दिया ये आप लोगों को। डन है? अब आते हैं हम लोग टेस्ट एंड पी वैल्यूज के ऊपर। तो पी वैल्यू, व्हाट इज पी वैल्यू? सर, पी वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग result at least as extreme as observed. Assuming H naught is true. ठीक है? डन। तो P वैल्यू हमारे पास में रिजल्ट गेट करने की एक प्रोबेबिलिटी है, और बाय डिफॉल्ट हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो जो क्लेम किया गया है वो ट्रू है, ये हमें P वैल्यू समझाता है। और P वैल्यू में हम ये जानते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग, जो रिजल्ट हमारा जो क्लेम किया गया उसका जो रिजल्ट आने वाला है, ट्रू आइदर फॉल्स, मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, नल हाइपोथेसिस को एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रू है, ठीक है। और इसके बाद डिसीजन रूल डिसाइड होता है, P अगर लेस देन इक्वल्स टू अल्फा यानी कि सिग्निफिकेंस वैल्यू है, देन हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और अगर P वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा यानी कि सिग्निफिकेंस लेवल है, तो हम कर देंगे फेल टू रिजेक्ट, फेल टू रिजेक्ट, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्सेप्ट कर लिया हमने, जो क्लेम किया गया एक्सेप्ट नहीं है, वो भी हम चांसेस की बात करते हैं। हमने क्या बोला, हमने यहां पर बात किया एजम्पशंस की, है ना। हम यहां फिक्स तो कुछ बात नहीं कर रहे, जो भी हो रहा है एजम्पशंस हो रहा है। तो यहां पर जो चीजें क्लेम की गई थी, उसको जो एजम्पशंस किया गया था उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाए, ये हम बोलेंगे। ट्रू का मतलब क्या है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर पाए और ऐसा मान ले रहे हैं कि हाँ भाई चलो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, उसके अंदर कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कहीं ये मतलब नहीं कि वो एकदम 100% पत्थर की लकीर हो गई कि उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो P वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सिग्निफिकेंस लेवल अगर हमें मिल जाए तो हम उसके बेसिस पे या तो हम रिजेक्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस को, यानी कि चेंजेस रिक्वायर्ड है, और या फिर उस एजम्पशंस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, तो नल हाइपोथेसिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट, इनिशियल स्टेटमेंट, जिसको हम ट्रू मान लेते हैं, दैट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। उस सिचुएशन को या तो हम रिजेक्ट करेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। नल हाइपोथेसिस H नॉट का मतलब इनिशियल जो क्लेम किया गया उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नल हाइपोथेसिस, H नॉट, ठीक है। अब जब हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो हम या तो H नॉट को एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट नहीं सॉरी, फेल टू रिजेक्ट करेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। डन, क्लियर। अब आइए जेड टेस्टिंग, हमारा पहला टेस्टिंग है हमारा जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट कब यूज करना है, व्हेन टू यूज, तो जब हमारा सैंपल लार्ज हो, लार्ज सैंपल, यानी कि सैंपल हमारा एटलीस्ट 30 या 30 से अबव हो, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा हमें नोन हो, तब हम लोग क्या निकालेंगे,
जेड टेस्टिंग करेंगे। जेड स्कोर कैसे निकालते हैं सर? जेड स्कोर हमारा मान लो कि एक सेकंड ना, एक मिनट। एक सेकंड ना, यहाँ पे ना नोट्स में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई मेरे। ठीक है, पहले टेस्ट लिख लो। ठीक है, नोट्स में थोड़ी गड़बड़ी है, इसमें प्रॉपर है नहीं, तो इसके डेफिनेशंस में आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा। तो पहले सारे टेस्ट लिख लो, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, और ये सारे टेस्ट मैं कल करवाता हूँ, टाइम भी नहीं है अभी, हमारे पास 4 मिनट ही है इस बैच को। तो जेड टेस्ट के बाद टी टेस्ट, टी टेस्ट के बाद में आप लोग लिखिए काई स्क्वायर टेस्ट, CHI स्क्वायर टेस्ट। तीसरा होगा CHI स्क्वायर टेस्ट। चौथा होगा आपका एनोवा टेस्टिंग, एनोवा टेस्टिंग, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ओके, डन। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एरर जानेंगे, ये जो अलग कॉन्सेप्ट है, टाइप ऑफ एरर, कितने टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में हमारे पास में पावर ऑफ टेस्ट। ठीक है, सिग्निफिकेंस लेवल वगैरह कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो फिर एक एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग फिर। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें बची हुई हैं जो शायद मैं कल कंप्लीट करा दूं, बाकी हमारा डिफिनेशन पार्ट कवर हो गया है। एक दो टेबल आपको मैं बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने आई थिंक यूज़ किया होगा। ठीक है, टी टेबल एंड ये मैथ के अंदर यूज़ किया है कभी टी टेबल? ये वाला टी टेबल यूज़ किया है बीटेक के अंदर? क्या बात कर रहे हो, कंप्यूटर में नहीं था? क्यों, कंप्यूटर साइंस में कैसे? M1 से लेके M4 तक रहता है ना मैथ। कंप्यूटर साइंस में मैथ नहीं है, क्या बात कर रहे हो? स्टैटिस्टिक्स है ना उसमें, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BCA, बीटेक। अच्छा, इसीलिए थोड़ा सा मतलब फीस ज़्यादा लेके ये सारे टेबल्स पढ़ा देते हैं ना। ठीक है, तो ये एक्चुअली टी टेबल है जिसमें हमारा ये डिफरेंशिएशन वैल्यूज है एंड टी वैल्यूज है। तो ये फैक्टर के बेसिस पे मुझे एक वैल्यू निकलेगी, अगर उस वैल्यू के रेंज में रहेगा डेटा तो एक्सेप्टेबल, अदरवाइज रिजेक्टेबल, ऐसा है। डन। तो कुछ लोग क्या है ना कि इनिशियली जब पढ़ाए जाते हैं कॉलेजेस के अंदर तो ध्यान देते नहीं है, बीटेक वाले स्पेशली। आप लोग की गलती नहीं है, आप लोग को पढ़ाया नहीं गया, ये बात अभी पता चली। ठीक है, सो वो हो गए इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए। अगर मान लो टी टेस्टिंग करना है तो मैं एक्सेल यूज़ करूँगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो एक्सेल यूज़ करूँगा। इसके बाद अगर मुझे सैम्पलिंग्स वगैरह करनी है तो SQL यूज़ करूँगा फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट, और जो भी हमारे जहाँ से भी हम कलेक्ट कर सकें। पावर BI फॉर लाइक टेस्टिंग पर्पस, क्या वेरिएशन है। ओके, इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे इसके बाद। फिलहाल इतना बस बच गया है, 3-4 टेस्टिंग है और ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमारा स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट है, डन। तो जितना भी नोट्स आप लोगों को बनाया गया नोट्स, पहले तो PDF भेजो, स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग से लेके यहाँ एडवांस तक पूरे नोट्स डिटेल में अच्छे से, उसका PDF मुझे सबके व्हाट्सएप पे चाहिए, सबके मतलब सबके, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके,
Done?